गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की झीलें। भारत की झीलों को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम विश्व की झीलों को डिस्कस करेंगे और मैप के थ्रू ही झीलों को डिस्कस करेंगे और साथ में ही उन देशों में जहाँ झीलें स्थित हैं, जिन मुख्य झीलों को आज हम पढ़ने वाले हैं, उन देशों के कुछ और फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशिया की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ एशिया। सबसे पहले हम देखेंगे कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसका नाम है सागर। तो कैस्पियन सागर, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये झील है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैस्पियन सागर के कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में लगता है कजाकिस्तान, फिर यहाँ पे ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, साउथ की अगर हम बात करें तो ईरान लगता है साउथ में, कैस्पियन सागर के साउथ में है ईरान। यहाँ पे वेस्ट की साइड में है अजरबैजान और फिर नॉर्थ वेस्ट में कह सकते हैं रशिया। तो ये 5 देश जो हैं उसकी बाउंड्री लगती है कैस्पियन सागर के। अब कैस्पियन सागर के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। आज पूरे बोर्ड पे ही स्लाइड है, तो जब हम मैप को डिस्कस करेंगे तो फिर इस तरह से, और जब मैं इधर हूँ तो आप आराम से ये पढ़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन है। देखिए, एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ साथ कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत, ये सभी एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, विभाजक का काम करते हैं। तो कैस्पियन सागर भी क्या है, एशिया और यूरोप को डिवाइड करने का काम करता है। विभाजक होने के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और नाम है इसका सागर, कैस्पियन सागर। इसमें वोल्गा और यूराल ये प्रमुख नदियां आकर के गिरती हैं, तो इनका मुहाना है। इट कंटेन्स द माउथ ऑफ मेजर रिवर्स सच एज द वोल्गा एंड यूराल। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और रूस, ये 5 देशों की सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। और इस चीज़ को रटना नहीं है कि कौन से 5 देश हैं, इन्हें मैप के थ्रू याद करना है, ताकि यदि डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर में कौन सा देश लगता है या नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में कौन सा है और उत्तर पश्चिम में कौन सा देश लगता है, तो रटने से कोई देश आप भूल भी सकते हो। लेकिन मैप का यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि मैप के थ्रू जब आपके माइंड में ये पिक्चर, ये इमेज रहती है, तो आप देशों में कंफ्यूज नहीं होते हो, साथ ही डायरेक्शन भी ध्यान रहती हैं। फिर से देख लेते हैं। कैस्पियन सागर के नॉर्थ ईस्ट में लगता है कजाकिस्तान, ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, साउथ के अंदर ईरान लगता है, वेस्ट में अजरबैजान और नॉर्थ वेस्ट के अंदर रशिया लगता है। ये 5 देश कैस्पियन सागर के लगते हैं। कैस्पियन सागर के वेस्ट में है ब्लैक सी, अभी हम आगे के मैप में देखते हैं। देखिए, ये है कैस्पियन सागर, ये कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ब्लैक सी जो है वो कैस्पियन सागर के पश्चिम में आप देख पा रहे हैं, वेस्ट साइड में है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के साउथ साइड में है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ये सभी यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, विभाजन करते हैं। अब यहाँ पे ये साउथ में हमने देखा ही था ईरान, तो कैस्पियन सागर की लोकेशन और साथ ही कौन से देश इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, किन देशों की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कैस्पियन सी के अलावा हम आज देखेंगे एजोव सी, ब्लैक सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन सी। इनको हम फिर भी पढ़ेंगे, वापस भी पढ़ेंगे, लेकिन आज भी देख लेते हैं। ये ब्लैक सी के जस्ट ऊपर नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है, ये सी ऑफ एजोव है, एजोव सागर। क्योंकि आप एजोव सागर और एजियन सागर इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे, क्योंकि ये मैप आपके माइंड में रहना चाहिए कि ब्लैक सी के यहाँ पे नॉर्थ साइड में था एजोव सी, और जो मेडिटेरियन सी है इसके उत्तर में है एजियन सागर। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ है एजियन सी और ये है एजोव सी। तो एजोव सी, एजियन सी ध्यान रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा सागर, और ये आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी, और यहाँ मेडिटेरियन सी के नीचे ये है लाल सागर,
जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है स्वेज कैनाल। वो अभी हम अफ्रीका को डिस्कस करते समय भी देख लेंगे, जब हम अफ्रीका की झीलों को पढ़ेंगे उस समय फिर से हमारे सामने लाल सागर ठीक तरह से आ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मेडिटेरियन सी के नीचे की साइड सदर्न साइड में है रेड सी। अब कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये आप याद तो कर लेते हो, लेकिन जब तक कोई कंपैरिजन आपको ना पता चले तब तक कितनी बड़ी है और ये अंदाजा लगाना या फिर अपने माइंड में उस बड़े की इमेज क्रिएट करना कि कितनी बड़ी झील है, ये मुश्किल हो जाता है। तो इजी क्या रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है वर्तमान में राजस्थान। राजस्थान का एरिया है 342,239, 3,42,239, लेकिन इससे भी बड़ी है कैस्पियन सागर। सोचिए राजस्थान के एरिया से भी बड़ी है कैस्पियन सागर। इसका एरिया देखिए 371,000, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि राजस्थान से भी ज़्यादा एरिया है कैस्पियन सागर का और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कंपेयर करने से ना डिजिट बहुत इजी मैनर में ध्यान हो जाती हैं। और अभी हमने बात की कि वोल्गा और यूराल ये दो नदियाँ, तो देखिए ये यूराल ये यहाँ से आपको दिखाई दे रही है कजाकिस्तान से होते हुए, ये कैस्पियन सी का बिल्कुल नर्दर्न साइड है जहाँ पे कजाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रही थी। यहाँ पे है यूराल आकर के गिरती है। इसके अलावा वोल्गा रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये वोल्गा रिवर आकर के गिरती है रशिया वाली साइड से, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये रशिया के लगता है, अभी हमने देखा था मैप में। तो वोल्गा और यूराल ये दो नदियाँ आकर के गिरती हैं कैस्पियन सागर में। इसके अलावा एक नदी, क्योंकि उसका नाम ही डॉन है और जीवन में कभी ना कभी आपने डॉन बनने की जरूर कोशिश की होगी या किसी न किसी जगह किसी परिस्थिति में आप जरूर डॉन बने होंगे, तो इसीलिए ये थोड़ा अट्रैक्टिव नाम है, इसलिए मैंने इसको ले लिया साथ में ही। देखिए ये डॉन रिवर है और ये डॉन रिवर आकर के गिरती है एजोव सागर के अंदर, और एजोव सागर कहाँ पे है, काला सागर के बिल्कुल नॉर्थ में, अभी हमने देखा। तो एजोव सागर में आकर के गिरती है डॉन नदी। ठीक है, वैसे नदियाँ पढ़ते समय हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नाम थोड़ा यूनिक है तो आपको कुछ और फैक्ट, झीलों के अलावा भी कुछ और फैक्ट हम पढ़ते हुए चलेंगे। कैस्पियन सी, डेस्पाइट इट्स नेम, इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। विश्व की सबसे बड़ी झील है, चाहे इसके नाम में सागर लगा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख ली एशिया की और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अब हम देखते हैं टर्की में एक तो वान लेक, वान झील, और एक तुज लेक, तुज झील, ये दोनों हैं टर्की में। टर्की की राजधानी अंकारा, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये अंकारा। टर्की को हम कैसे जानते हैं, टर्की को हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मॉडर्न हिस्ट्री के समय भी टर्की को हम डिस्कस करते हैं। खिलाफत आंदोलन पढ़ते समय भी हम टर्की को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1914 से 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय टर्की ने साथ दिया था जर्मनी का, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, इसके अलावा टर्की एम्पायर और ओटोमन एम्पायर या टर्की कह लीजिए, और साथ जर्मनी, ये सभी थे एक साथ। बुल्गारिया भी इन्हीं के साथ था और ये हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जब ये हार गए थे तो जीते हुए राष्ट्रों ने इन पे संधियाँ, ट्रीटी इन पे थोपी थी, और वही ट्रीटी कहीं ना कहीं कारण बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हम यही तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण ये भी था वर्साई की संधि, कि इतनी अपमानजनक संधि जर्मनी के साथ की गई थी, इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो देखिए वर्साई की संधि तो हुई थी जर्मनी के साथ। सेवरे की संधि ये हम पढ़ चुके हैं, सेवरे की ट्रीटी, सेवरे की संधि जो हुई थी वो हुई थी टर्की के साथ में, और इस संधि के तहत एक तो टर्की का विभाजन और दूसरा खलीफा पद समाप्त। तो इस वजह से मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे पूरे विश्व में ही वो आंदोलन कर रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा रोष था इस बात को लेकर, खलीफा पद को समाप्त करने को लेकर। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन, हमने पढ़ा था अली बंधुओं को, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये भारत में भी हुआ था खिलाफत आंदोलन। और इस कमेटी के दिल्ली में जब इनकी सम्मेलन हुआ था उस समय गांधी जी अध्यक्ष बने थे खिलाफत, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के।
तो गांधी जी ने पूरी तरह सहयोग किया था खिलाफत आंदोलन का। ये खलीफा पद की गरिमा को, खलीफा पद को बचाए रखने के लिए भारत में भी आंदोलन चला था और इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज टर्की की बात आई है, टर्की की हम वान झील डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हिस्ट्री के भी फैक्ट हमने रिकॉल कर लिए। और देखिए इसके बाद 1924 के अंदर हमने देखा था कि मुस्तफा कमाल पाशा जो टर्की का उद्धारक कहलाया, उसने टर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। 1924 में ऑफिशियली खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था और मुस्तफा कमाल पाशा टर्की को ले गया विकास के रास्ते आगे। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं वान झील। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। टर्की में ये है वान झील और ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सॉल्ट वाटर, खारे पानी की झील। भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी चिल्का झील, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन ध्यान रहेगी। वान झील कहाँ पे है? टर्की के बिल्कुल ईस्ट की साइड में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से टर्की ईरान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये ईरान के साथ शेयर करता है। चलिए अब हम देखते हैं कजाकिस्तान, क्योंकि एशिया की झीलों को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। कजाकिस्तान में है बाल्कस झील, ये आपको दिखाई दे रही है बाल्कस झील, और अरल सागर। अरल सागर तो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों की बाउंड्री पे ये आपको दिखाई दे रहा है अरल सागर। ये दो हमारे लिए पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं। कजाकिस्तान जो है वो मध्य एशिया के 5 देशों में से एक देश है कजाकिस्तान। 5 देश कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए मध्य एशिया के, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान तो हमें वैसे भी ध्यान रहता है, ये देखिए यहाँ पे ये कजाकिस्तान के साथ ही बाउंड्री लग रही है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद समझौते के समय जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहाँ गए हुए थे और उनकी ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी और बहुत संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी। और ये आज तक डिस्प्यूट है, विवाद है इस बात पे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप चाहें तो ताशकंद फाइल एक मूवी आई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इससे आपको याद भी रहेगा उज्बेकिस्तान और ताशकंद उसकी राजधानी है। और ये 5 क्या हैं? मध्य एशिया के देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान में हम बाल्कस लेक पढ़ने वाले हैं और अरल सागर जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की बाउंड्री पे है। बाल्कस झील जो है ये खारे पानी की झील है। दिस इज ए सॉल्ट वाटर लेक जो कि कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं अरल सागर। ये यहाँ पे फिर से देख लीजिए अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे है। और ये फिर से कैस्पियन सी आपको दिखाई दे रहा है। कजाकिस्तान लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान लग रहा है, ईरान लग रहा है, अजरबैजान और यहाँ पे रशिया है ना। यहाँ पे फिर से कैस्पियन सी आपको दिख रहा है। तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अरल सागर? अरल सागर एक तो देखिए यहाँ पे अमू दरिया और सिर दरिया, ये दोनों नदियाँ जो है वो इस झील में आकर के गिरती हैं। ये झील जो है ये मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है, और इतना तेजी से सूखता जा रहा है कि इसके जो एरिया है वो देखिए 68,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में केवल 10% ही शेष रह गया है। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के थ्रू भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी इतनी हालत खराब हो गई है कि ये सिकुड़ती जा रही है, सूखती जा रही है। और इसका एरिया देखिए 68,000 स्क्वायर किलोमीटर से सीधा 10% 6800 किलोमीटर ही बचा है। तो इसलिए अरल सागर कहाँ पे स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे, ये आपको याद होना चाहिए। आज क्लास में बार बार मेरी लेफ्ट राइट होने वाली है। चलिए ये ऐसा इसलिए ताकि स्लाइड जो मैप हम देख रहे हैं उनको थोड़ा जूम करके देख सकें, इसी वजह से। अब हम देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील जो कि एशिया में ही है। कहाँ पे? बेकाल झील, रूस के अंदर। ये देखिए रूस के बिल्कुल सदर्न पार्ट में ये आपको दिखाई दे रही है, ये है बेकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, बेकाल झील। और इसी बेकाल झील से उद्गम होता है लीना और अंगारा नदियों का। अभी रूस और रशिया और यूक्रेन इन दोनों में आपस में तनाव चल रहा है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री अगर किसी के है तो इसलिए ध्यान रखना।
ये है लीना रिवर, आपको दिखाई दे रही है बेकाल झील से, और ये है अंगारा रिवर। इन दोनों नदियों का उद्गम होता है इसी झील से, बेकाल झील से। द लीना एंड अंगारा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। अब हम देखते हैं इंडोनेशिया को। देखिए आसियान, जैसे ही साउथ ईस्ट एशिया की बात आए, दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो आसियान, वैसे तो हम जो संधि, समझौते, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है उनको पढ़ेंगे ही, तो आसियान उसमें भी हमें पढ़ना है आसियान। ये साउथ ईस्ट एशिया जो उनके देश हैं उनके राष्ट्रों का संघ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनका संगठन है आसियान। आसियान में 10 देश आते हैं, आपको याद होने चाहिए कौन कौन से 10 देश हैं। तो एक तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की आज हम झील भी पढ़ने वाले हैं, तो एक तो है इंडोनेशिया, एक है मलेशिया। ये तो 5 तो वो देश थे कि जब 1967 के अंदर आसियान बना था उस समय ये 5 देश थे, फिर इसमें 5 देश और ऐड हो गए समय के साथ। वर्तमान में 10 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके अलावा 5 देश जो बाद में ऐड हुए, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 देश आते हैं आसियान में। आज हम देखने वाले हैं इंडोनेशिया की झील। ये देखिए यहाँ पे है, ये इंडोनेशिया ना पूरा द्वीपीय देश है, यानी द्वीप मिल करके ये पूरा देश है। ये पूरा देश एक साथ नहीं है, जैसे भारत पूरा एक साथ है, लेकिन लक्षद्वीप भारत का भी अलग द्वीप है, अंडमान निकोबार भी अलग द्वीप है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, सुम्बाया, लाम्बी, ये सारे द्वीप हैं और ये द्वीपीय देश कहलाता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है यहाँ पे टोबा झील, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो पिंक कलर से आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जा रही है इक्वेटर यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार, वैसे तो हम अक्षांश, देशांतर इन सब को पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ से इक्वेटर गुजरती है, या कौन से देश हैं जो इक्वेटर जहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सुमात्रा से आपको दिखाई दे रहा है इक्वेटर गुजर रही है, और फिलीपींस इसके ऊपर रह गया है, आपको दिखाई दे रहा है फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला। और ये जो आसियान है इसकी जो इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ये जकार्ता जो है वो आपको दिखाई दे रहा है जावा द्वीप में है। जो टोबा झील आज हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पे है, सुमात्रा द्वीप के अंदर है, जावा द्वीप में है जकार्ता। तो जैसे जावा, जैसे जकार्ता, जावा द्वीप पे है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, आसियान का मुख्यालय है। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अलग से नहीं याद करने होते, कुछ हम पढ़ रहे हैं, झीलें पढ़ रहे हैं, तो साथ में इन फैक्ट्स को भी पढ़ते हुए चलें। तो देखिए टोबा झील, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एशिया की झील को। टोबा झील जो है वो क्रेटर झील है। हमने भारत में क्रेटर झील देखी थी, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार झील। लोनार झील भी क्या है, क्रेटर झील है। यहाँ पे क्रेटर झील का उदाहरण है टोबा झील, और ये मीठे पानी की झील है इंडोनेशिया के अंदर। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये है टोबा लेक, सुमात्रा के अंदर। अब हम देखते हैं टोनले सब झील। ये आपको दिखाई दे रही है टोनले सब झील। टोनले सब झील है कंबोडिया के अंदर, ये आपको कंबोडिया का मैप दिखाई दे रहा है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण झील है जो कि कंबोडिया के अंदर है, टोनले सब। और ये मैप है साउथ ईस्ट एशिया का, आपको दिखाई दे रहा है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, और ये यहाँ से सुमात्रा ये स्टार्ट हो जाता है इंडोनेशिया, और ये यहाँ पे सिंगापुर। बाकी ईस्ट तिमोर वगैरह जो अभी हमने पिछला मैप देखा था जहाँ से इक्वेटर जा रही थी, वहाँ पे आपको ब्रुनई भी और ईस्ट तिमोर भी, ये भी दिख जाएंगे। आप मैप को आराम से पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो ये तो थी एशिया की इम्पोर्टेंट झील। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, इसकी एक झील या 2-3 झीलें हम देख लेंगे। लेक आयर, ये इसकी सबसे बड़ी झील है। आयरे या इसको आयर भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये लगभग -16 मीटर गहरी है, समुद्र तल से भी नीचे है ये झील। ठीक है,
ये देखिए कहाँ पे है लेक ऑफ आयर, ये रही, ये है लेक ऑफ आयर। ये है गार्डनर झील, इसी गार्डनर झील के पास ही है मूर झील। तो ये 2-3 ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट झीलें हैं। वैसे तो आयर झील आप एक याद रख लोगे तब भी बहुत है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील या फिर कोई सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली उन क्वेश्चन का नेचर ऐसा रहता है कि कौन से देश की सीमा लग रही है, यदि कोई बड़ी नदी है तो, सॉरी बड़ी झील है तो, नदी नहीं झीलों को डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़ी झील है तो कौन से देश की सीमा लग रही है, तो ये हमें पता होना ही चाहिए। तो आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो विभाजन है वो बहुत सिंपल सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का ये जो मिड वाला पार्ट है ये तो है रेगिस्तान, डेजर्ट है, यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा आबादी जो रहती है ऑस्ट्रेलिया की वो रहती है यहाँ पे शहरों के अंदर। ये जो तटीय शहर हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न। मेलबर्न किसके लिए फेमस है? चॉकलेट के लिए, जो शायद आप सबको भी खाना बहुत पसंद होगा, चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट्स में निकल होता है जो कि दांतों को बहुत खराब करता है। तो मेलबोर्न चॉकलेट के लिए फेमस है। सिडनी को हम जानते हैं ओपेरा हाउस के कारण, तो ओपेरा सुनना हो सकता है आप में से भी किसी को पसंद हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कुछ और फीचर्स हम इस कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते समय पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट है झीलों का, तो ये आयर झील, गार्डनर झील, मूर झील, ये 3 झीलें आपको ध्यान रह जाती हैं, बहुत है। चलिए, और वैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम आने के साथ आपको ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए ये तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इकोलॉजी एनवायरनमेंट में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ग्रेट बैरियर रीफ, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये है क्वींसलैंड के बिल्कुल पूर्व के अंदर, ये यहाँ पे हमने देखा ना, ये क्वींसलैंड, और इसी के पूर्व में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। और इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं कंगारुओं के नाते। और इसके अलावा बड़े बुरे हमारे एक्सपीरियंस भी रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि जब भी आप क्रिकेट देखते होंगे तो एक समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी जीतने नहीं देती थी इंडिया को, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। देखिए अब हम देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका जो कि प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का अथाह भंडार है अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों ही रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा भी, 0 डिग्री विषुवत रेखा इक्वेटर भी, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। इसके अलावा देखिए जो टाइम लाइन डिसाइड करते हैं हम, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये जो आपको लाइन दिखा दे रही है पिंक कलर से जो दिखाई दे रही है, ये है टाइम लाइन वाली 0 डिग्री देशांतर। तो ये भी अफ्रीका से गुजरती है। तो अफ्रीका तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा ही। आज हम अफ्रीका की कौन कौन सी झीलें पढ़ने वाले हैं? विक्टोरिया झील, ताना झील, तुर्काना झील या इसको रुडोल्फ झील भी कहते हैं, नासिर झील जो कि असवान बांध का जलाशय है, उसी के पानी इकट्ठा होने से बनी है, कृत्रिम झील है नासिर झील, टंगनिका झील या टंगनाइका भी कह देते हैं, और चार्ड झील। देखिए ये यहाँ पे है विक्टोरिया झील, और इस विक्टोरिया झील से आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है वो इस झील से गुजर रही है, विक्टोरिया झील से। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है चार्ड झील, यहाँ पे ये इथोपिया के अंदर है टाना झील, और ये है तुर्कान झील आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये है मलावी या फिर इसको न्यासा झील भी कह देते हैं, न्यासा झील। और इसके अलावा टंगानिका झील, ये है टंगानिका झील। यहाँ पे ये जो टंगानिका झील है ये 4 देशों से बाउंड्री शेयर कर रही है, तंजानिया से, बुरुंडी से, जायरे से और जाम्बिया से। आप देख पा रहे हैं क्लियरली। ये देखिए ये यहाँ पे ये इसका जो सदर्न पार्ट है ये टच हो रहा है जाम्बिया से। तो ऐसे वाले फैक्ट हमें मैप के थ्रू ही याद हो सकते हैं, सीधा रटने से कभी याद नहीं हो सकते। अब हम इन लेक्स को जो है वो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले विक्टोरिया झील, क्योंकि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, 0 डिग्री इक्वेटर इसके बीच से होकर निकलती है। इसके अलावा विक्टोरिया झील से नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी, 6,695 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये सबसे लंबी नदी है। कहीं कहीं आपको 6,650 भी मिल सकता है।
तो ये सबसे लंबी नदी है और नील नदी बनती है व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों के मिलने से, जिनमें से व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से और ब्लू नील निकलती है ताना झील से। वो अभी हम देख लेंगे। ताना झील से इथोपिया से निकलती है ब्लू नील, ये आपको दिखाई भी दे रही है, ये निकल रही है ब्लू नील, और यहाँ से निकल रही है व्हाइट नील, और ये दोनों जाकर के सूडान में मिलती हैं और यहीं से ये कहलाती है नील नदी। और देखिए मिस्र का वरदान है नील नदी। तो नील नदी देखिए ये यहाँ से साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ये पूरी इजिप्ट आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर। तो ये साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहते हुए फिर मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है। और देखिए ये यहाँ पे इजिप्ट के पैरेलल में यहाँ पे है स्वेज कैनाल, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है स्वेज कैनाल, और ये रेड सी आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं विक्टोरिया झील के बारे में। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अफ्रीका की विक्टोरिया श्वेत नील का उद्गम स्रोत है, यहीं से श्वेत नील यानी व्हाइट नील का उद्गम होता है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, अगर सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ी झील की हम बात करें तो वो तो है कैस्पियन सागर, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद है अमेरिका की सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है वो कनाडा और अमेरिका की बिल्कुल बाउंड्री पे है। ग्रेट लेक्स जिसमें 5 झीलें आती हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों को हम डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर झील कौन से सेकंड नंबर पे है, कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे आती है विक्टोरिया झील एरिया वाइज अगर हम बात करें तो। विषुवत रेखा हमने देख लिया, इस झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की, अब इक्वेटर लाइन इससे गुजर रही है तो ये विश्व की कौन सी झील है, सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी है। मीठे पानी की दूसरी बड़ी क्यों? क्योंकि मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, और सेकंड नंबर पे आती है विक्टोरिया झील। एरिया वाइज पूछे तो विक्टोरिया झील आती है थर्ड नंबर पे। रटना नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और मैप को अपने माइंड में रखना है। तो बहुत सिंपल है ये काम। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है विक्टोरिया झील। अब हम देखते हैं ताना झील। ताना झील जो है ये इथोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। ताना झील ब्लू नील व नील की सहायक नदी अतबारा नदी का उद्गम इसी झील से होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये है अतबारा रिवर, इसका भी उद्गम होता है, साथ ही ब्लू नील का भी उद्गम होता है। अभी ब्लू नील चर्चा में क्यों थी? क्योंकि 2011 के अंदर इथोपिया ने इस ब्लू नील के ऊपर ग्रैंड रेनेसा डैम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ग्रैंड रेनेसा डैम बनाना शुरू किया था। और इथोपिया को ये था कि वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम बनाएगा, सबसे ऊंचा डैम बनाएगा ग्रैंड रेनेसा डैम। लेकिन क्योंकि ये ब्लू नील पे बना रहा है इथोपिया, तो इससे मिस्र को, इजिप्ट को और सूडान को, इन दोनों को इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कोई डैम बनता है तो पानी को रोकना इथोपिया के कंट्रोल में रहेगा, और ये एक चुनौती हो जाएगी, चैलेंज हो जाएगा इजिप्ट के लिए। इससे समस्या आ सकती है इजिप्ट के अंदर और सूडान के अंदर। तो इजिप्ट बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है, और ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पहुंच गया है। अमेरिका इसमें बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। 2020-21 तक भी ये मुद्दा पूरी तरह सुलझा नहीं था। तो इजिप्ट और इथोपिया के बीच में तनाव है नील नदी पे, ब्लू नील पे। नील नदी की सहायक नदी है ब्लू नील, सहायक नहीं, व्हाइट नील और ब्लू नील के बनने से ही, मिलने से ही बनती है नील नदी। तो ब्लू नील पे इथोपिया बनाना चाह रहा है ग्रैंड रेनेसा डैम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? ताना झील इथोपिया के अंदर है, पूरी तरह से इथोपिया के अंदर है। अब हम देखते हैं तुर्काना झील। आप कंफ्यूज मत होना, इन झीलों को एक बार, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पूरे अफ्रीका का मैप देखा था, जहाँ पे मैंने बताई थी झीलें, उस पे भी जा करके फिर से एक बार देख लेना। अब हम देखते हैं तुर्कान झील। तो तुर्कान झील देखिए केन्या, ये आपको दिखाई दे रहा है केन्या, और ये है इथोपिया। केन्या और इथोपिया दोनों की बाउंड्री पे है, और ज़्यादा एरिया कहाँ पे आता है? केन्या के अंदर पूछा जाए तो, लेकिन ये बिल्कुल बाउंड्री पे है इथोपिया और केन्या की। इसे लेक रुडोल्फ भी कहते हैं, रुडोल्फ झील भी कहते हैं। तुर्कान झील या रुडोल्फ झील ये भ्रंश घाटी में अवस्थित है। केन्या और इथोपिया, ये 2 देश आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं नासिर झील की।
देखो इथोपिया का तो विरोध कर रहा है इजिप्ट, और खुद ने असवान बांध बना रखा है नील नदी पे, और उसी असवान बांध के नाते देखिए यहाँ पे ये है लेक नासिर, लेक नासिर, और इस लेक नासिर से भी गुजर रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्योंकि अब हम बात करें अफ्रीका के बिल्कुल उत्तरी भाग में, देखिए इजिप्ट, इजिप्ट आने के साथ आपके माइंड में अफ्रीका का मैप आ जाना चाहिए, साउथ अफ्रीका आने के साथ आपके माइंड में सदर्न पार्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या गुजर रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो कर्क रेखा लेक नासिर से भी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, असवान बांध, जैसे हमने रिहंद नदी पे रिहंद बांध बनाया, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि बांध बनाने के नाते जलाशय है, रिजर्वोयर है, ठीक उसी तरह से लेक नासिर जो है ये असवान बांध जो मिस्र ने बनाया है, नील नदी पे बनाया है, उसके नाते जो पानी है, जो जलाशय है, वही कृत्रिम झील है नासिर झील, ठीक है। नील नदी पर स्थित ये एक कृत्रिम झील है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। असवान बांध को आप एक बार मैप में भी देख सकते हो, फोटो में, कि किस तरह से फोटो इसकी गूगल मैप पे रहती है। तो ये है असवान डैम जो कि इजिप्ट के अंदर है। अब हम देखते हैं टंगानिका या टंगनाइका झील, टंगानिका या टंगनाइका अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है, ये विक्टोरिया झील है, और ये वाली है टंगानिका झील। टंगानिका, टंगानिका झील अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये भी भ्रंश घाटी में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील हमने देखा था रूस में बेकाल झील, जो कि रूस के सदर्न पार्ट में है बेकाल झील, और दूसरी है टंगानिका झील। बेकाल झील फर्स्ट स्थान पे है, दूसरे नंबर पे आती है टंगानिका या टंगनाइका झील। ये कौन कौन से 4 देश, क्योंकि दूसरी गहरी झील है तो हमें पता होना चाहिए कि तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया, इन चारों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। आपको ये झील दिखाई दे रही है, इधर इसके ईस्ट में तंजानिया, इसके नॉर्थ में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बुरुंडी, यहाँ पे है जायरे और नीचे है जाम्बिया। ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये लगता है साउथ वाला जाम्बिया के, और ये देश है जायरे। तो ये आपको लोकेशन के थ्रू ध्यान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चाड झील की। चाड झील, अब चाड झील नाम आने के साथ सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है कि चाड देश में हो सकती है। देखिए इसके भी कंट्रीज लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, एक तो चाड लगता ही है, नाम ही चाड झील है तो चाड तो लगता ही लगता है। नाइजर भी लगता है, नाइजीरिया भी लगता है, ये दोनों अलग अलग देश हैं, नाइजर और नाइजीरिया। और इसके अलावा कैमरून भी लगता है। आप देखिए यहाँ पे ये हिस्सा किसका लग रहा है, कैमरून का लग रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 4 देश चाड झील के लगते हैं। चारी नदी का मुहाना है ये, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं चाड, नाइजर, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन एम्पायर, ये यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चाड झील है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं तो हमने देख लिया, कैमरून है, नाइजीरिया है, चाड है और नाइजर है। ये 4 देश इसकी बाउंड्री लगती है, इस झील के चारों तरफ ये 4 देश हैं। चाड झील है, 4 देश लगते हैं, ध्यान रखना है। चाड लगता ही लगता है क्योंकि झील का नाम भी चाड ही है। अब हम देखते हैं उत्तर अमेरिका की प्रमुख झीलें। अभी तक हमने क्या देख लिया है, एशिया की और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर है, ऑस्ट्रेलिया की आयर झील है, अफ्रीका की विक्टोरिया झील है जो सबसे बड़ी झील है, उस एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की लेक्स। तो सबसे पहले ग्रेट बियर झील देखते हैं। देखिए यहाँ पे कनाडा में, यहाँ से बाउंड्री आपको क्लियर दिख रही होगी, ये कनाडा लिखा हुआ दिख रहा होगा, हडसन की खाड़ी भी दिखाई दे रही है, ये वाली हडसन की खाड़ी है, ये कनाडा है, ये अलास्का है। अलास्का तो यूएस का ही पार्ट है, ये अलास्का है। किस तरह से इसने खरीदा है यूएस ने वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। अलास्का यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। ये आपको कनाडा दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा डार्क येलो कलर से है, और ये बाउंड्री बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रही होगी, ये बाउंड्री है कनाडा की। और इसी मैप के थ्रू हम 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए एक तो लेक्स देख लेते हैं, ये तो रही ग्रेट बियर झील, ये है ग्रेट बियर झील, ये है ग्रेट स्लेव लेक, ये भी कहाँ है, कनाडा में। ये है लेक अथाबास्का, ये है रेडियर लेक, और ये है लेक विनिपेग। ये 5 झीलें कनाडा की पढ़नी है हमें। इसके अलावा
आप यहाँ पे ग्रेट लेक्स को देख पा रहे हैं। वैसे तो मैप में आगे हम और क्लियर देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ लेते हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ये है ह्यूरन, ये है इरी, ये है ओंटारियो। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाउंड्री के ऊपर 4 झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। सुपीरियर दिखाई दे रही है, मिशिगन जो है वो नहीं दिखाई दे रही होगी बाउंड्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि मिशिगन झील पूरी तरह से यूएस में आती है। ग्रेट लेक्स जिसमें 5 झीलें हैं, उसमें से एक झील मिशिगन पूरी तरह से यूएस में आती है। बाकी 4 झीलें जो हैं वो यूएस और कनाडा दोनों की बाउंड्री पे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये सुपीरियर है जो बाउंड्री पे है, ह्यूरन है बाउंड्री पे है, इरी भी बाउंड्री पे है और ओंटारियो भी बाउंड्री पे है। अब इनको हम जूम करके देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मैप के थ्रू समझना ज़्यादा आसान रहेगा कि बाउंड्री पे किस तरह से हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें ग्रेट बियर झील की, तो ग्रेट बियर झील, इसके ऊपर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ये डॉट डॉट से मैं आपको शो करती हूँ, ये आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है ग्रेट बियर झील से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ग्रेट स्लेव झील। ये यहाँ पे है ग्रेट स्लेव झील, अभी हमने मैप में देख ही लिया है। ग्रेट स्लेव झील, इसके निकट कनाडा के उत्तर पश्चिमी राज्य की राजधानी येलोनाइफ है। येलोनाइफ, यहाँ पे गोल्ड का खनन होता है, गोल्ड का। और ये जो ग्रेट बियर लेक है, यहाँ पे यूरेनियम का, यहाँ लिख देते हैं यूरेनियम का। आप 235 और 238 यूरेनियम पढ़ते हैं ना, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ये परमाणु भट्टी में काम आते हैं। तो यूरेनियम का भंडार है यहाँ पे, यूरेनियम की खाने हैं यहाँ पे ग्रेट बियर लेक और अथाबास्का लेक, इन दोनों के पास ही। और जो ग्रेट स्लेव लेक है यहाँ पे गोल्ड की, AU इसीलिए लिखा है, गोल्ड को AU से ही शो करते हैं हम केमिस्ट्री में, तो AU यानी गोल्ड की खाने हैं यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक के पास। इस झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है। देखिए साउथ ईस्ट एशिया की महत्वपूर्ण नदी है मेकांग नदी। आपको मेकांग और मैकेंजी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे अब से एजोव और एजियन, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एजोव कहाँ पे है और एजियन कहाँ पे है, हम मैप में देख चुके हैं। काला सागर तो आपको तुरंत एजोव ध्यान आना है, मेडिटेरियन सी तो आपको तुरंत एजियन ध्यान आना है। ठीक है, तो उसी तरह से मैकेंजी और मेकांग, क्योंकि बहुत सिमिलर वर्ड है हमारे लिए, तो मेकांग कहाँ पे है, मेकांग मुख्य नदी है साउथ ईस्ट एशिया की, और मैकेंजी जो है वो इसी झील से निकलती है, यानी मैकेंजी जो है वो उत्तर अमेरिका कनाडा में है, जो कि ग्रेट स्लेव झील से निकलती है कनाडा के अंदर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि रटना ना पड़े आपको। अब देखिए अथाबास्का झील, अथाबास्का, यहाँ पे भी यूरेनियम के भंडार हैं। यह ग्रेट स्लेव झील और रेडियर झील के बीच में स्थित है। देखिए ये है ग्रेट स्लेव लेक, इसके ऊपर ग्रेट बियर लेक, ये अथाबास्का, और ये है रेडियर झील। रेडियर झील और ग्रेट स्लेव लेक के बीच में है अथाबास्का झील। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ग्रेट स्लेव लेक एंड रेडियर लेक, और कहाँ पे है, कनाडा में है। ये 5 झीलें कनाडा की आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं रेडियर झील। रेडियर झील चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है और हडसन की खाड़ी में वो जाकर गिर जाती है। तो इसीलिए एक बात आपकी इससे और क्लियर हो जाती है कि हडसन की खाड़ी कहाँ पे है। तो ये देखिए कनाडा के अंदर ये है हडसन की खाड़ी। और ये जो चर्चिल नदी है, वैसे तो चर्चिल नाम हम क्यों याद रखते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और बहुत बदमाश आदमी था, है ना। उसकी बदमाशियों के कारण हम चर्चिल को इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के समय। लेकिन यहाँ पे ये इससे निकलती है चर्चिल रिवर और ये जाकर के गिर जाती है हडसन की खाड़ी के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं विनीपेग झील, जो कि कहाँ है, कनाडा के अंदर ही। कनाडा की ये 5 झीलें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए यहाँ पे ये है विनीपेग झील। अब हम बात करते हैं उन झीलों की जहां से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना भी आ जाता है कि किस तरह से इनकी स्थिति है और कहाँ पे ये हैं, कौन कौन सी बाउंड्री पे हैं, कौन सी यूएस में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे लिए, सुपीरियर, मिशिगन। अब यहाँ पे आपको और भी क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा मैप है, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये 5 झीलें।
सुपीरियर झील जो है वो विश्व में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर में, हमने पढ़ा था भारत की झीलों के समय। सुपीरियर उच्च भूमि के मेसाबी रेंज अमेरिका में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आप देखिए कि सुपीरियर झील के चारों तरफ ये लौह अयस्क का उत्पादन होता है यहाँ पे, तो इसी वजह से। और सुपीरियर कहाँ पे है? बिल्कुल बाउंड्री पे, यानी कनाडा में भी है और यूएस में भी है। तो इसी वजह से लौह धातु इनके पास होने की वजह से औद्योगिक क्रांति, और इसी वजह से ये क्या है? डेवलप्ड नेशन है, यानी उद्योग इनके क्या है? आगे हैं। तो धातुओं का मिलना, धातुओं का होना उस देश में बहुत बड़ी बात होती है, यानी ये एक प्राइमरी फैक्टर है आपके डेवलप्ड होने के लिए कि आपके पास संसाधन कितने हैं। तो जितनी ज़्यादा धातुएं हैं, हमने देखा यूरेनियम भी अच्छा खासा है कनाडा के पास और लौह भी अच्छा खासा है, तो ये डेवलप्ड नेशन होना ही है, राइट। तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अब देखिए सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ती है। ये सू नहर है, यहाँ पे नाम भी देखिए क्या है? सू। सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, ये यहाँ पे है सू नहर। अब बात करते हैं ह्यूरन झील की। इसके समीप अवस्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है जो कि विश्व स्तर पर निकल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सडबरी जो है यहाँ पे देखिए, ये ह्यूरन के जस्ट ऊपर की साइड, ये आपको कनाडा में दिखाई दे रहा है, ये सडबरी है जो कि खनन के लिए बहुत फेमस है, निकल के खनन के लिए। और सडबरी जो है वो तांबा और प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा धातुएं मिल रही हैं, तो मिनरल्स को पढ़ते समय, मेटल्स को पढ़ते समय हम फिर से इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी झीलों के आसपास और क्या क्या है वो भी फैक्ट्स हम याद करते हुए चलते हैं। अब देखिए मिशिगन झील। मिशिगन झील जो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका में है। क्यों? क्योंकि रेड कलर से जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये बाउंड्री लाइन है कनाडा और यूएस की, ठीक है। तो रेड कलर से, तो रेड कलर के बिल्कुल इधर साउथ साइड में आपको दिखाई दे रही है मिशिगन, तो ये क्या है? पूरी तरह से यूएसए के अंदर है। इसके तट पर अमेरिका का शिकागो और मिल्वाकी शहर अवस्थित है। शिकागो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1893 में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें विवेकानंद जी गए थे, उन्होंने एड्रेस किया था इंडिया को, तो इस वजह से शिकागो धर्म सम्मेलन, तो हम बचपन से हमें ये नाम याद है। शिकागो कहाँ स्थित है ये और आज से याद कर लेते हैं। तो देखो मिशिगन के बिल्कुल साउथ में यहाँ पे ये है शिकागो और ये है मिल्वाकी, यहाँ पे है मिल्वाकी शहर जो कि कहाँ है? मिशिगन झील के जस्ट नीचे की साइड है शिकागो और यहाँ पे है मिल्वाकी। अब हम देखते हैं इरी झील के बारे में। ये आपको दिखाई दे रही है इरी, फिर से कहाँ पे है? बाउंड्री पे है। तो इरी के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉइट शहर अवस्थित है। डेट्रॉइट है अमेरिका में, लेकिन डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि हर देश के एक शहर को संज्ञा दे दी जाती है डेट्रॉइट की, कि भारत का डेट्रॉइट, यानी भारत में जहाँ कहीं, पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा फेमस जगह ऑटोमोबाइल के लिए, व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए, इनके पार्ट्स के लिए, तो उसे हम क्या कहते थे? भारत का डेट्रॉइट, जो कि कौन है? चेन्नई। भारत का डेट्रॉइट हम कहते हैं चेन्नई को। और डेट्रॉइट है कहाँ? ये आपको ध्यान होना चाहिए, डेट्रॉइट है अमेरिका के अंदर। वेलेंड नहर ईरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। जो वेलेंड नहर है वो ईरी को ओंटारियो से जोड़ती है। यहाँ पे है कनाडा के अंदर है वेलेंड नहर, बाउंड्री के इस तरफ, बाउंड्री के इस तरफ यानी कनाडा की साइड में यहाँ पे है वेलेंड नहर जो कि ईरी को ओंटारियो से जोड़ती है। ये इन पांचों झीलों का जो मार्ग है वो सबसे व्यस्तम मार्ग है व्यापार के लिए, यानी जहाज़ों का आना जाना इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पे, व्यापारिक जहाज़ों का, कि ये सबसे ज़्यादा व्यस्तम जलीय मार्ग है। देखिए वेलेंड नहर के समीप ही कनाडा अमेरिका की सीमा पर उत्तर अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है जो कि नियाग्रा नदी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे है नियाग्रा, यहाँ पे है नियाग्रा नदी और इसी के पास यहाँ पे है नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात जो है वो इस तरह से कि है तो ये बाउंड्री पे, कनाडा और यूएस की बाउंड्री पे, लेकिन ये ज़्यादा हिस्सा इसका आता है अमेरिका के अंदर, ज़्यादा हिस्सा यूएस के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक अलग सा शहर मुझे दिखाई दिया इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया है बफेलो। ये बफेलो शहर है, ठीक है। इसका नाम इतना यूनिक है
देखिए, ईरी झील के तट पर और नियाग्रा जलप्रपात के समीप न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर अवस्थित है। अब जो यूनाइटेड नेशन है वो राज्यों में विभाजित है, तो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क राज्य है, ये देखिए यहाँ पे ये न्यूयॉर्क आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक शहर है बफेलो शहर। तो आपको ध्यान कैसे रह जाएगा कि बफेलो शहर के पास से ही निकलती है नियाग्रा नदी, और नियाग्रा नदी पे ही है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओंटारियो झील, देखिए ओंटारियो झील यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके तट पर कनाडा के टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन, ये 3 शहर हैं। आप यहाँ पे मैप में देखिए, ये है टोरंटो, ये है हैमिल्टन और ये है किंगस्टन। ये 3 शहर हैं जो कि ओंटारियो के पास हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, टोरंटो, हैमिल्टन और ये है किंगस्टन। जैसे मिशिगन के पास हमने शिकागो देखा था, वैसे ही लेक ओंटारियो के पास टोरंटो याद रखना है आपको, एक शहर तो कम से कम याद रखना है। टोरंटो कनाडा के ओंटारियो प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ ओंटारियो प्रांत भी है, ओंटारियो झील भी है, और इसकी राजधानी टोरंटो है, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है कनाडा का, वो है टोरंटो। हैमिल्टन जो है वो ईरी और ओंटारियो के मध्य अवस्थित है। हैमिल्टन हम देख चुके हैं, ये रहा ईरी और ओंटारियो के बीच में हैमिल्टन। किंगस्टन जो है वो कनाडा में रेल और लोकोमोटिव उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, और इस झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है, यानी ओंटारियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और आपको हैमिल्टन, टोरंटो और किंगस्टन, ये तीनों शहर भी ध्यान रखने हैं। टोरंटो जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, और टोरंटो राजधानी है ओंटारियो की। ओंटारियो ही झील है, ओंटारियो ही इसका एक स्टेट है। देखिए, अब हम इनको क्रम में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक यदि क्रम में हमें इन्हें जचाना हो कि क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा हम देखेंगे कि सबसे पहले पश्चिम में कौन सी आती है, फिर कौन सी, और इस तरह से पूर्व की तरफ हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व का क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरन। क्योंकि देखो, ऐसा आप काउंट करते समय कभी भी नहीं करेंगे, मैप के थ्रू अगर याद करें तो, कि सुपीरियर से ह्यूरन चले गए, फिर मिशिगन पे आए, फिर हम गए ईरी पे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, उसका क्या मैनर रहता है, वो यहीं पे लगाना है। सुपीरियर, देन मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और देन ओंटारियो। तो ये 5 झीलों का क्रम आपको कभी नहीं भूलना है। चाहे तो इसे SMHEU इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतना ज़्यादा मैप का यूज़ कर चुके हैं कि अभी भी अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो ये तो फिर इतने सारे मैप का फेल्योरनेस हो जाएगा। ठीक है, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें सबसे बड़े से छोटे के क्रम में, तो वो सिर्फ 2, मिशिगन और ह्यूरन, इन 2 को ही चेंज करना है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर ह्यूरन है, फिर मिशिगन, फिर एरी और फिर ओंटारियो। तो ईरी और ओंटारियो में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो पहले ईरी आएगा, देन ओंटारियो आएगा। सुपीरियर सबसे बड़ी है और सबसे पश्चिम में है, और सबसे पूर्व में है ओंटारियो। तो इनको रटना नहीं है, 5-4 बार देख लोगे तो वैसे भी ध्यान हो जाएगा। सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो ओंटारियो है, सबसे बड़ी सुपीरियर है। अब हम देखते हैं अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक। यह अमेरिका में खारे पानी की झील है, जो मीठे पानी की झील बॉर्नविले का अवशिष्ट भाग है। ये बहुत यूनिक सा है। देखिए, ये बॉर्नविले जो है, बॉर्नविले, यहाँ पे चॉकलेट की बात नहीं हो रही है, ये बॉर्नविले जो है ये तो है मीठे पानी की, और इसके अंदर ये देखिए आप, ये है खारे पानी की ग्रेट सॉल्ट लेक, खारे पानी की झील है। ये मीठे पानी के अंदर खारे पानी की झील है, जो कि अवशिष्ट भाग है। इसके तट पर उटाह राज्य की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। इसके तट पर उटाह राज्य की, क्योंकि देखिए अमेरिका भी पूरा किस में बटा हुआ है, राज्यों में बटा हुआ है ना। वहाँ का लोकतंत्र और हमारा लोकतंत्र बहुत अलग अलग हैं। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी पावर हैं, और भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति वाली क्लास इंडिया के राष्ट्रपति के लिए तो हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है।
तो आप चाहो तो वो क्लास भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात क्या कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो स्टेट में डिवाइड है और यहाँ पे स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं हमारे यहाँ राज्यों की तुलना में। तो यहाँ का लोकतंत्र और हमारा लोकतंत्र काफ़ी कुछ अलग है और स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अलग है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें, अभी तक हमने क्या क्या देखा है? एशिया की सबसे बड़ी झील एरिया में तो कैस्पियन सागर, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की आयर झील, इसके बाद में अफ्रीका की विक्टोरिया झील जो सबसे बड़ी है, उत्तर अमेरिका की सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। अब हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका, इसे ना पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं साउथ अमेरिका को। वैसे तो ब्रिक्स के नाते ब्राज़ील हमें पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं ब्राज़ील में भी, और इसको कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका की हमें देखनी है प्रमुख झीलें, तो 3 झीलों को हम डिस्कस करने वाले हैं। टीटीकाका, पोपो या पापो भी लिखा हुआ मिल जाता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली। इसके अलावा मराकेबो, तो हम इन तीनों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेनेजुएला में यहाँ पे है मराकेबो झील। वेनेजुएला बहुत ज़्यादा तेल उत्पादन के लिए फेमस है, जाना जाता है वेनेजुएला को। और भारत की जो ONGC है इसके भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वेनेजुएला के अंदर। ONGC के भारत के अलावा बाहर के देशों के साथ भी कम से कम 15 देशों के साथ 35 के आसपास परियोजनाएं हैं जिन पे ONGC वर्क कर रहा है। तो ONGC का काम क्या होता है कि किसी जगह पे रिसर्च करना, अनुसंधान करना, फिर वहाँ पे विकास करना, फिर वहाँ पे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना। तो ये काम ONGC बाहर के देशों में भी करता है। तो यहाँ पे 2 परियोजनाएं हैं ONGC की वेनेजुएला के अंदर। और वेनेजुएला की आपको कौन सी झील याद रखनी है? तो वो रखनी है मराकेबो। और मराकेबो जो है वो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। इसके अलावा टिटिकाका झील कहाँ पे है? देखिए बोलीविया और पेरू, बोलीविया और पेरू की बिल्कुल सीमा पे है टिटिकाका, और बोलीविया की राजधानी ला प्लाजा भी यहीं पे पास में ही स्थित है। इसके अलावा बोलीविया के अंदर स्थित है पोपो या पापो झील, इसका नाम थोड़ा अलग है तो आपको ध्यान रह जाएगा, पोपो या पापो झील यहाँ पे। इसके अलावा जब हम मानसून को डिस्कस करते हैं, भारत के मानसून को पढ़ते समय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब एल नीनो और ला नीनो को हम पढ़ते हैं तो एल नीनो के समय जब भारत में सूखा पड़ता है, जब भारत में वर्षा कम होती है, उस समय चिली, आपको ये दिखाई दे रहा है ठीक भारत में केरल की तरह, जैसे भारत के बिल्कुल सदर्न में इसी तरह से पश्चिमी कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे केरल है, ठीक उसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे आपको चिली देश दिखाई दे रहा है। इस चिली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भारत में सूखा होता है, चिली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इस बारिश के कारण यहाँ पे चिली नाइट्रेट जिसको कहते हैं, चिली साल्टपीटर, उसमें और साथ ही मछलियों के उत्पादन को बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वो उतनी ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो वो मानसून को पढ़ते समय, वर्षा जलवायु को पढ़ते समय हम डिस्कस करेंगे। अभी चिली आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, बहुत इसमें 12-13 देश हैं और बहुत प्यारा सा ये कॉन्टिनेंट है। तो इसको हम डेफिनेटली प्रादेशिक विभाजन, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट है झीलों को पढ़ना, तो अभी हम 3 झीलों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टिटिकाका। टिटिकाका देखिए ये बोलीविया और पेरू के मध्य स्थित है। इस तट पर बोलीविया की राजधानी ला पाज स्थित है, ये आपको दिखाई दे रही है टिटिकाका, और यहाँ पे है ला प्लाज जो कि बोलीविया की राजधानी है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य, नौका चलने जैसी जो झील है, सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिकाका, इस नाते आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मराकेबो। मराकेबो कहाँ है? वेनेजुएला के अंदर। अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए वेनेजुएला में मराकेबो। तो मराकेबो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है मराकेबो। यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है और वेनेजुएला तेल उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गुयाना और फ्रेंच गुयाना। देखिए वेनेजुएला के बिल्कुल बराबर में ये है गुयाना, ये सूरीनाम और ये फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सेंटर है यहाँ पे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गुयाना स्पेस सेंटर है यहाँ पे, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो देखिए जैसे भारत के श्री हरिकोटा से, तो ठीक वैसे यहाँ पे भी देखिए ये आपको इक्वेटर जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो इक्वेटर
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों जाती हैं दक्षिण अमेरिका से। और अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों जाती हैं, कर्क रेखा भी, 0 डिग्री इक्वेटर भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी। यहाँ से 2 जाती हैं, 0 डिग्री भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, मकर रेखा भी। तो यहाँ से ये देखिए इक्वेटर, और यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे कोरू एक जगह है, यहाँ पे कोरू के पास ही ये सेंटर है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इक्वेटर के पास होने के नाते गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन, इन सब का लाभ लेने के लिए यहाँ पे स्पेस सेंटर है। ठीक है, मैराकेबो हमने देख लिया, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला को तेल उत्पादन के कारण याद रखते हैं। बोलीविया में है पोपो लेक, ये हम देख ही चुके हैं बोलीविया के अंदर। ये अंतरा पर्वतीय पठार पे स्थित झील है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यूरोप की झीलें। अब ये हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि हमने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इनको डिस्कस कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं यूरोप की झीलें। तो यूरोप की प्रमुख झीलों में देखिए लाडोगा झील, ओनेगा झील, वेटन झील और कॉन्स्टेंस झील, इन 4 झीलों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है लाडोगा झील, ये है ओनेगा झील जो कि रशिया के अंदर है। फिर हमने पढ़ना है स्वीडन के अंदर वेटन झील, और यहाँ पे है कॉन्स्टेंस झील। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीनों के यहाँ पे बाउंड्री पे है कॉन्स्टेंस झील। इसका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करना अजीब है, आपके लिए भी होगा शायद, कॉन्स्टेंस झील। ठीक है, अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टेंस झील, ये आल्प्स पर्वत में स्थित झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इनका मिलन स्थल है। राइन नदी इससे होकर गुजरती है, इस झील से होकर राइन नदी गुजरती है। देखिए ये है राइन नदी, स्विट्जरलैंड से निकलती है, यहाँ से होते हुए ये झील है, इसमें से होते हुए निकल करके और यहाँ से जर्मनी में। और जर्मनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है राइन नदी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ते समय और वर्साई की संधि को पढ़ते समय हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जीते हुए राष्ट्र थे, उन्होंने जो हारे हुए राष्ट्र थे यानी जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इनके ऊपर संधियां तो थोपी थी, और इन संधियों में क्या था, वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक था कि राइन नदी के दाएं और बाएं दोनों ही तट पे ना तो कोई शस्त्र रख सकता है, ना ही कोई किलेबंदी कर सकता है जर्मनी, राइन नदी। और देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, कोयले का खनन होता है, तो उस पर भी कब्जा कर लिया था जीते हुए राष्ट्रों ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने। तो ये जर्मनी के लिए तो बहुत ज़्यादा अपमानजनक संधि थी। ठीक है, तो राइन नदी आपको जर्मनी के कारण भी ध्यान रहनी चाहिए। राइन नदी जो है वो इस कॉन्स्टेंस झील से होकर गुजरती है। ये झील 3 देशों के बीच में है, देखिए स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और ऊपर जर्मनी, ये 3 देश आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड किसी भी ना धुरी राष्ट्रों के साथ था ना मित्र राष्ट्रों के साथ था, स्विट्जरलैंड बिल्कुल बफर स्टेट था। लेकिन ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये दोनों एक साथ ही थे, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर हमने देखा था। ठीक है, अब देखिए लाडोगा झील। लाडोगा झील रूस में स्थित है, यह मीठे पानी की झील है। देखिए रूस में स्थित है, फिर भी हम इसे यूरोप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया का ये वाला जो पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है, ये पूरी तरह से यूरोप में आता है। रशिया की राजधानी मॉस्को भी, आपको यहाँ पे मैप में मॉस्को, शायद नेक्स्ट मैप में आ भी जाएगी मॉस्को, तो मॉस्को भी कहाँ पे है, वो भी यूरोप में आती है। तो इस वजह से फिजिकली हम इस देश को काउंट करते हैं एशिया के अंदर, रशिया को, लेकिन पॉलिटिकली ये आता है यूरोप के अंदर। ठीक है, यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लाडोगा झील, जो कि है कहाँ, रशिया के अंदर। आपको ये दिखाई दे रही है, ये है लाडोगा झील। और देखिए यहाँ पे रशिया बाउंड्री शेयर कर रहा है फिनलैंड के साथ में, अभी हम फिनलैंड को डिस्कस करेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को, लाडोगा झील। और ये है ओनेगा, जो कि यूरोप की दूसरी बड़ी झील है। तो लाडोगा और ओनेगा दोनों ही मीठे पानी की झील हैं और यूरोप की फर्स्ट और सेकंड नंबर की बड़ी झीलें हैं। देखिए ओनेगा झील ये रूस की मीठे पानी की झील है, जो लाडोगा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अब आपको एक एक झीलें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ी है वो ध्यान होनी चाहिए। तो एशिया का नाम आए तो कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की भी सबसे बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया आयर झील है, अफ्रीका की हमने देखा था विक्टोरिया झील है, उत्तर अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की तो सुपीरियर झील है और मैराकेबो है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। और अभी हम बात कर रहे हैं यूरोप की, तो लाडोगा और लाडोगा के बाद ओनेगा। तो
तो इतने फैक्ट्स तो आपको टिप्स पे हो गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं लेक वेनर्न। वेटर्न और वेनर्न ये दो झीलें बिल्कुल पास पास में ही हैं। देखिए ये तो है वेनर्न, स्वीडन में है ये दोनों झीलें। स्वीडन में ये वेनर्न है और ये है वेटर्न। स्वीडन को हम क्यों याद रखते हैं? देखिए स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और स्टॉकहोम से दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड नोबेल ने जो शुरुआत की थी 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे और नोबेल प्राइज़ 6 विषयों के लिए दिए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है जानना? क्योंकि 6 में से 5 विषयों के नोबेल प्राइज़ तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम से, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, और बाकी यानी बचा एक शांति का पुरस्कार। तो शांति का नोबेल जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 6 कौन कौन से विषयों पे नोबेल मिलता है? तो फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है और लिटरेचर में। ये 5 विषय तो हो गए जहाँ से स्टॉकहोम से नोबेल प्राइज़ मिलेगा। और शांति का, पीस के लिए जो नोबेल है वो मिलेगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ये दोनों देश बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग देश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात्रि रहती है। इनको सूर्य अस्त का देश या मध्याह्न देश कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात। आप सोचिए कैसे धुंधला धुंधला सा दिन होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पे यहाँ पे किसी ना किसी ने कवर कर रखा होगा, तो आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है यहाँ का, किस तरह का। हमारे भारत की तरह नहीं कि सूर्य उदय हो गया है तो हमारा दिन शुरू, सूर्य अस्त हो गया है तो अब रात हो गई है हमारे लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, है ना, नॉर्वे और स्वीडन। अब हम देख लेते हैं सबसे गहरी झील। हमारी झीलें कंप्लीट हो गई हैं और हमने सभी कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट लेक्स को डिस्कस कर लिया है। सबसे गहरी झील, अब ये मत कहना अंटार्कटिका की झीलें क्यों नहीं बताई हैं। देखिए सबसे गहरी झील है बेकाल झील, रूस के अंदर। सबसे कम गहराई की झील है अफ्रीका की चाड झील। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि हमने लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से देख ली है। और इसके बाद है टंगानिका झील। सबसे लंबी झील है वो है टंगानिका झील, 660 किलोमीटर, जो कि मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो अमेरिका की सुपीरियर झील, हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। सबसे ऊंची नौकागम्य झील तो टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलीविया दोनों की सीमा पे स्थित है। सबसे ऊंची झील अगर पूछा जाए तो वो है ठिसोसीक्रू, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। सबसे बड़ी कोल्डेरा झील यदि पूछा जाए तो टोबा झील, इंडोनेशिया। कोल्डेरा या क्रेटर झील यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से गर्म लावा और इसके अलावा जो गैस जो बाहर निकलती है, तो उसके मुख से जब वो ज्वालामुखी सुसुप्त हो जाता है या मृत हो जाता है तो उस समय वहाँ पे जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में पानी के भर जाने से जो झील का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं कोल्डेरा या क्रेटर झील। तो ये क्या है? कोल्डेरा या क्रेटर झील। जो सबसे बड़ी कोल्डेरा झील है वो है टोबा झील। सर्वाधिक लवणता युक्त झील यदि पूछा जाए तो वो हम याद कर चुके हैं, तुर्की की वान झील, जिसकी लवणता है 330%। इसके अलावा जॉर्डन का मृत सागर है, इसकी लवणता है 238%। और अमेरिका की जो ग्रेट सॉल्ट लेक है इसकी लवणता है 220%। तो ये हमारी विश्व की प्रमुख झीलें जो इम्पॉर्टेंट थी वो कंप्लीट हुई। कुछ और फैक्ट्स भी हमने जाने हैं, याद किए हैं। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।